हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। सेल या कोशिका की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे एक नया सेल ऑर्गन कोशिकांग जिसके अपन कहते हैं राइबोसोम। ये कोशिकांग बहुत ज्यादा है चर्चा का विषय रहता है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, सामान्य बातचीत में भी इसका बहुत उपयोग होता है। ये कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम से रिलेटेड एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये सभी कोशिकाओं में होता है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। सभी प्रकार की कोशिकाओं से क्या मतलब है, चाहे वो कोशिका प्रोकैरियोटिक हो या वो कोशिका हो यूकैरियोटिक, सभी प्रकार की सेल या कोशिका में है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सेल क्या होती हैं, क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कोई भी आपको ऑप्शन दे दो, हर सेल में जो पाई जाती है वो है राइबोसोम। यदि हम राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी अलग अलग प्रकार से है। 1953 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबिन्सन और उनके साथी थे ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ये दोनों स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल की। देखो समझो, राइबोसोम जो है वो इतना छोटा है आकार में कि जब सेल को माइक्रोस्कोप में देखते थे तो किसी को नहीं दिखता था कि यहाँ पर कुछ और भी है। माइक्रोस्कोप में देखे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो गई, लाइसोसोम की खोज हो गई, न्यूक्लियस मिल गया, सब मिल गया, पर ये इतना छोटा था कि जब तक बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए थे इसको नहीं देखा गया था। 1921 में फिर जाकर खोज हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते 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 फिर उस एक समय बाद रॉबिन्सन और ब्राउन जो है स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल की। तो उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में कुछ तो है, एक बहुत छोटा कोई स्ट्रक्चर है जो इसमें प्रोटीन बना रहा है। तो सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम को देखा था प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, या इसे इन्होंने देखा था प्लांट सेल में। इसी में आगे काम को बढ़ाते हुए एक साइंटिस्ट और आए 1953 में भी। उन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पेलाडे। पेलाडे ने भी डिस्कवरी की राइबोसोम की, लेकिन इन्होंने राइबोसोम को देखा था एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, या इन्होंने देखा था एनिमल सेल में। अब ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए बहुत समय तक 1953 में जब इसे ढूंढा गया तो उस समय इसका नाम था प्रोटीन फैक्ट्री ना, प्रोटीन बनाता था, इसलिए राइबोसोम के लिए टर्म यूज होता था प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि सही भी है क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए सेल को जो स्थान चाहिए, जो स्पेस चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, वो सब राइबोसोम में थे। तो राइबोसोम हेल्प करता था, इसलिए उसे अपन क्या कहते थे, प्रोटीन फैक्ट्री। फिर पेलाडे ने, ये जो जॉर्ज पेलाडे हैं, इन्होंने 1955 में 1955 में इसे कहा कि इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री नहीं कहेंगे, और उन्होंने टर्म यूज किया था राइबोसोम। तो राइबोसोम की डिस्कवरी एनिमल सेल में की है पेलाडे ने, और जो आज हम टर्म सुन रहे हैं राइबोसोम, उस टर्म को भी सबसे पहले किसने दिया है, पेलाडे। लेकिन आ जाए कि प्लांट सेल में किसने ढूंढा था राइबोसोम को, तो आपका आंसर होगा रॉबिन्सन और ब्राउन। और ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जॉर्ज पेलाडे को इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1974 में। नोबेल प्राइज मिल गया मतलब थोड़ी बड़ी बात हो गई, तो याद होना चाहिए। तो राइबोसोम हर सेल में है और ये इसकी डिस्कवरी है, और टर्म भी यूज किया था जॉर्ज पेलाडे। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यदि हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो राइबोसोम जो है बहुत छोटा, बहुत मतलब इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे थे, आप समझ सकते हैं ये इतना छोटा ऑर्गन है। ठीक, बहुत लास्ट में खोज हुई इसकी, इसके बाद सिर्फ लाइसोसोम की डिस्कवरी हुई, बाकी सब डिस्कवरी बहुत पहले हुए थे।
क्योंकि जब माइक्रोस्कोप अच्छा डेवलप आया तब जाके इसको देखा गया। तो क्या हुआ, राइबोसोम को जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो अलग अलग प्रकार के इसके स्ट्रक्चर थे। ठीक, अब उसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट, अभी अपन किसकी बात करने लगे, राइबोसोम के स्ट्रक्चर, राइबोसोम की संरचना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की थी, आप समझना है तो बहुत सरल, आप याद कर सकते हैं, बस थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। ठीक, उन्होंने क्या किया, सैंपल लिया राइबोसोम का। अब राइबोसोम इतने छोटे हैं कि इनको माइक्रोमीटर, मिलीमीटर इन सब में मापना मुश्किल है। हालांकि वर्तमान समय में तो उसकी यूनिट अपन को एंगस्ट्रॉम में अपन माप देते हैं, पर जब इस समय की बात है तो उस समय इसको मापना थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया कि लिक्विड लिया एक, ठीक, एक इन्होंने लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड में जितने भी प्रकार के राइबोसोम थे उन सभी राइबोसोम को इन्होंने डाल दिया। ठीक, राइबोसोम जो है सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो उस लिक्विड में घुलता नहीं है, ऐसा लिक्विड था वो। उन्होंने क्या किया, उसमें राइबोसोम जितने भी टाइप के थे उन्होंने छोड़ दिया। अब जो सबसे भारी वाला राइबोसोम था वो नीचे आ गया। ठीक, फिर जो उससे थोड़ी हल्के थे वो राइबोसोम उसके ऊपर हो गए, फिर उससे हल्के वाले उससे ऊपर, फिर उससे ऐसा ही चलता रहा और सबसे ऊपर जो राइबोसोम मिले वो क्या थे, सबसे हल्के वाले राइबोसोम। जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डाला जाए और वो सॉलिड नीचे बैठ जाए, उसका प्रेसिपिटेशन बन जाए, ठीक है, जिसे पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अवक्षेप बन जाए यदि उसका, तो उस घटना को कहते हैं अवसादन। उस घटना को कहा जाता है सेडिमेंटेशन, यह उसे हम कहते हैं अवसादन। ठीक है, सॉलिड का नीचे लिक्विड में धीरे धीरे बैठते जाना। अब क्या होता है, इस सेडिमेंटेशन या अवसादन के आधार पर स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने राइबोसोम के अलग अलग टाइप रखे। ठीक, कुछ जो राइबोसोम सबसे नीचे थे उनका टाइप अलग, उसके ऊपर जो है उनका टाइप अलग। तो ये जो टाइप से इनको बताया स्वेडबर्ग ने, और किस सिद्धांत पर बताया, किस थ्योरी पे बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन, या जिसे कहते हैं अवसादन। अब उसके आधार पे क्या हुआ ये अपन समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब क्या हुआ, स्वेडबर्ग ने कहा कि राइबोसोम के होते हैं टू टाइप्स। पहले टाइप को कहा गया 70S और जो दूसरा टाइप है इसे उन्होंने नाम दिया 80S। ठीक, अब यहां पर दो चीजें, S जो है ये स्टैंड करता है किसके लिए, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम, और यदि स्वेडबर्ग आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन सही आंसर जो है वो क्या है, स्वेडबर्ग, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवरी की है, इसके स्ट्रक्चर को समझा। आप पीएससी मेंस का पेपर उठा के देखेंगे, एमपीपीएससी मेंस के पेपर में पूछा गया है कि राइबोसोम में एस यूनिट का क्या नाम है, या एस यूनिट का क्या मतलब, इसी साल के पेपर में आया है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो एस से मतलब होता है स्वेडबर्ग, या जिसे अपन कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है, जब इस राइबोसोम की स्टडी कर रहे थे तो इसमें देखा गया कि इसमें दो प्रकार की और सब यूनिट, 80S की भी जब स्टडी कर रहे थे तो देखा गया कि इसमें भी दो प्रकार की सब यूनिट है, इसकी उप इकाई है। अब जब इन सब यूनिट की स्टडी की गई तो एक जो थी ये थी 30S, एक सब यूनिट थी 50S, और इन दोनों को मिलाकर जो यूनिट बनी वो है 70S। 80S की स्टडी की गई तो उसमें एक सब यूनिट थी
40s, एक सब यूनिट थी 60s, और इन दोनों को मिला के जो टाइप बना राइबोसोम का वो कहलाता है 80s। अब यहाँ गणित नहीं लगाना ना, मैथ से ना कि 50 30 80 60 40, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके सेडिमेंटेशन होने के कोएफिशिएंट, ठीक है, जो उसका नियतांक उन्होंने आखिरी में निकाला होगा ना, एवरेज निकाल के, उसके बेस पे ये 30 50 70 60 ये सब आया। तो इसमें आपको बहुत लॉजिक नहीं लगाना, बस याद रखेंगे 70s की दो सब यूनिट है, एक 30 एक 50, 80s की दो सब यूनिट है, एक 40 एक 60। कैसे याद रखोगे? इसमें ऑड नंबर है ना, पूरे ऑड नंबर है क्रम से, कौन कौन से? 3 5 7। यहां पर इवन नंबर है कौन कौन से? 4 6 8। तो ऐसे आप, ऐसे कोई तकनीक नहीं है ना, लेकिन आप याद करने के लिए कह सकते हो ये इसकी सब यूनिट है, ये इसकी सब यूनिट है। अब ये जो 70s का प्रकार है ये होता है कहां पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक सेल या ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे बैक्टीरिया में। लेकिन आपको ये किस पर्पस से याद होना चाहिए? हम पहले पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और हमने एक और पढ़ा था क्लोरोफिल, पर्णहरित। इनके पास भी खुद का क्या था? राइबोसोम। और इन दोनों में भी किस टाइप का राइबोसोम होता है? 70s। अब इसके अलावा जो भी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उन सभी में होता है 80s। जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन सब में क्या होता है? 80s, जिसकी दो सब यूनिट है 40 60, और 70s की दो सब यूनिट है 30 और 50। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम आराम से चल जाएगा। बस ऐसे आप फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रख लेना। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, स्वेडबर्ग। और यदि स्वेडबर्ग ऑप्शन में नहीं है तो सेडिमेंटेशन आपका हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए अब अपन मुख्य जो इसका है वो अपन चालू करते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है। ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो आप सभी सुनते ही रहते हैं। अब यहां पर अपन पढ़ते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कहानी कैसे क्या है। ठीक, समझ, मान लो ये एक सेल, ठीक, कोई भी सेल ले लो, ये अपन ने एक सेल बना ली। सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसमें होता है न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं केंद्रक। सेल में, कोशिका में, हर एक कोशिका में एक फ्लूइड या एक लिक्विड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, या इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब पुरानी वीडियो को देखकर आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना कि अपन ने कब कंडीशन पढ़ी थी कि कब वह साइटोप्लाज्म होता है और कब प्रोटोप्लाज्म। यहां पर इसे हम क्या लिख रहे हैं? साइटोप्लाज्म। अब समझ, हमारी जो सेल है, ठीक, इस सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस में अपन पढ़ चुके हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो होता क्या है, जो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर जो डीएनए जो है ये बदल जाता है आरएनए। समझना, डीएनए जो है इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन तो है, पर दिक्कत क्या है? डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। आरएनए ही उस इंफॉर्मेशन को ऐसा बनाता है कि आगे कोई और उपयोग कर सके। ठीक, तो डीएनए को पहले बदलना पड़ेगा आरएनए, फिर ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आता है, और जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के आता है तो ये जो आरएनए है अब ये बनाता है प्रोटीन। ठीक, सीक्वेंस समझना। डीएनए था, डीएनए को आरएनए में बनाने के लिए जो एंजाइम है वो एंजाइम रहेंगे कहां पर? न्यूक्लियस में।
बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उन्होंने वो एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को बदल दिया आरएनए। ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ गया, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। और जब आरएनए साइटोप्लाज्म में आया तो यहां पर जो एंजाइम थे, इन एंजाइम ने इसे बदल दिया प्रोटीन। ठीक, ये लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबी प्रोसेस है, अपन बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं। क्या होता है, हम प्रोटीन खाते हैं, खाने के साथ डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, और वो प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जो है ये आके हमारी कहां पर स्टोर रहता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। जैसे ग्लूकोज है और जो भी सब कुछ होता है, वैसे ही एमिनो एसिड है। उसी एमिनो एसिड के साथ मिलकर ये आरएनए जो है और ये जो एंजाइम है, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं इस प्रोसेस को, डीएनए बदला पहले आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड वो बदला आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए फिर बदल गया प्रोटीन में। तो ऐसी ये प्रक्रिया चलती है और इसमें हेल्प करता है राइबोसोम। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है राइबोसोम। स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, अब यहां पर शब्द अपन कुछ टर्म नहीं समझना है। चलिए समझेंगे। सबसे पहले डीएनए बदलता है आरएनए, और फिर आरएनए बदलता है प्रोटीन। ठीक, इस प्रोसेस को अपन समझते हैं। जब डीएनए आरएनए में बदलता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन। जब आरएनए प्रोटीन में बदलता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, या इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुवादन। ठीक, ये नाम है। ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, लेकिन आपको इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, आपका काम हो जाएगा। डीएनए आरएनए में बदलता है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। आरएनए प्रोटीन में बदलता है, ट्रांसलेशन अनुवादन। अब आपसे पूछेगा कि ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां होती है, या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां होती है। तो डीएनए जब आरएनए में बदलता है तो उसके लिए जो एंजाइम हेल्प करते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे एक है डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके जो हेल्प करते हैं वो सभी एंजाइम होते हैं न्यूक्लियस में, केंद्रक में। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां होती है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस केंद्रक। जब आरएनए प्रोटीन में बदलता है तो इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एंजाइम है वो होते हैं कोशिका द्रव में, या वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहां होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये घुमा के पूछेगा ना कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम कहां होते हैं, ट्रांसलेशन के एंजाइम कहां होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जहां प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस इसलिए तो वहीं पर हो रही है क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, एंजाइम। अब जब ये आरएनए प्रोटीन में बदलता है तो इसको चाहिए एमिनो एसिड, जो साइटोप्लाज्म में यहां वहां पड़े हुए हैं, अपने खाने के बाद पहुंचे हैं, पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद। इन एमिनो एसिड को आरएनए के पास तक लाने का काम करता है टीआरएनए। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये आरएनए। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए अलग अलग होते हैं, वो सब मिलके काम करते हैं। बहुत ज्यादा आपको डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन करने वाला आरएनए होता है जो लेकर आता है एमिनो एसिड। आरएनए जो है रिएक्शन करेगा और एमिनो एसिड एंजाइम के साथ मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। ठीक, अब देखो, अब दिमाग में ये याद रखना, आप ये वो वाला प्रोटीन नहीं है कि हमारे शरीर में ग्रोथ कर रहा है या कोई काम कर रहा है, वो प्रोटीन तो अपन खाने में ले रहे हैं। ये प्रोटीन जो है
ये हमारे शरीर में बनाते हैं एंजाइम। ये प्रोटीन हमारे शरीर में बनाएगा एंजाइम। ये प्रोटीन हमारे शरीर में बनाएंगे हार्मोन्स। ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में बनाएंगे एंटीबॉडीज। तो इन सब को बनाने के लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन को बनाने में मदद करता है राइबोसोम। और ये अमीनो एसिड कहां से आया? जो हमने खाने के साथ प्रोटीन लिया। दोनों अलग अलग चीज है। खाने के साथ का प्रोटीन बदल गया। खाने के साथ जो प्रोटीन गया है वो हमारा शरीर नहीं जानता कि वो क्या है, उसको कैसे यूज करना है। जैसे अपन ने दूध पिया, कैसीन प्रोटीन होता है दूध में, वो हमारे शरीर में चला गया। हमारा शरीर नहीं जानता कि हम इसको कैसे यूज करें। तो कैसीन प्रोटीन टूट जाएगा एमिनो एसिड में। वो एमिनो एसिड मिलकर कुछ नया प्रोटीन बनाएंगे जो हमारे शरीर के काम का है, और वो प्रोटीन फिर हमारा शरीर यूज करता है। ठीक, तो हमारी बॉडी में, हमारी सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसलिए आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन ने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ थे क्योंकि उनमें राइबोसोम था, और रफ थे, राइबोसोम था, इसलिए वो किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? प्रोटीन का। और स्मूथ वाले बनाते हैं लिपिड। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहेगा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके पैटर्न समझना। एक तो सीधे सीधे लिखा हुआ आ जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? या कभी कभी लिखा होता है सेल इंजन किसे कहते हैं? ठीक, अच्छा एक पॉइंट याद रखना, बहुत सारी किताब है जहां पर सेल इंजन लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे और जो सही आंसर है वो दोनों क्या होंगे कि सेल इंजन किसे कहते हैं? तो सेल इंजन कहा जाता है राइबोसोम। ठीक, एक तो ये सीधे सीधे आ गए। फिर दूसरा क्वेश्चन वही कि उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन सी प्रोसेस ली गई? तो सेडिमेंटेशन, जिसे किया था स्वेडबर्ग ने। खोज किसने की? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। ये सभी राइबोसोम के क्वेश्चन होते हैं ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, क्या होता है। ठीक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गन, या जिसे हम कहेंगे अगला कोशिकांग। नेक्स्ट ऑर्गन है गोल्जी बॉडी। हिंदी में यदि इसे जाएंगे तो इसे कहा जाता है गोल्जी काय। साइंटिस्ट का नाम है गोल्जी, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में एक सा है। बॉडी का मतलब होता है काया, तो काया का ये काय, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? गोल्जी काय। कभी कभी गोल्जी एपरेटस भी लिखा रहता है ना, तो घबराना नहीं, सब एक ही। ये जो गोल्जी बॉडी है, नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसकी डिस्कवरी 1898 में जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। जब इसने इतनी सारी खोज कर ली तो इसके दोस्त इससे क्या बोले? कैमिलो गोल्जी। इतनी खोज करके तो कैमिलो गोल्जी। ठीक, किसकी खोज की है इन्होंने? गोल्जी बॉडी। अब यदि हम बात करें तो ये जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी के आउटर मेम्ब्रेन में, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारा लिपिड होता है। याद हो आपको, अपन ऐसे लिपिड के स्ट्रक्चर पढ़े जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारी लिपिड पाई जाती है। यही कारण, ये सब क्या है? लिपिड। यही कारण है कि गोल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम है लिपोकॉन्ड्रिया। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा लिपोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, तो घबराना नहीं है। लिपोकॉन्ड्रिया मतलब गोल्जी बॉडी की ही बात कर रही है,
तो लिपोकॉन्ड्रिया की खोज भी किसने की है? कैमिलो गोल्जी। लिपोकॉन्ड्रिया क्योंकि आउटर मोस्ट इसकी लेयर जो है इसमें बहुत ज्यादा क्या है? लिपिड। लेना स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके फंक्शन को थोड़ा आप समझें। ठीक, बहुत बढ़िया इसका काम होता है, बहुत जरूरी ये काम करता है। ठीक, जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल में, किसी भी सेल में एनर्जी या ऊर्जा को बनाने के लिए उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, या जिसे अपन क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? सूत्र कणिका। और यदि आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ये क्या बनाया? एनर्जी, है ना? और अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल ऑर्गन ये है। प्रोटीन को बनाने के लिए अभी अपन ने पढ़ा राइबोसोम। ठीक, कोशिका में फ्लूइड या एक लिक्विड भरा हुआ है जो पूरे सेल ऑर्गन्स को, जितने भी हैं, इन सभी को कनेक्ट करके रखता है। इस सेल ऑर्गन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब समझना। अब ये जो एटीपी या एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, इस एनर्जी को मान लो किसी और सेल ऑर्गन को यूज करना है। जैसे मान लो ये एटीपी, ये राइबोसोम चाह रहा है कि इसको यूज करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अपनी जगह में रहेगा, राइबोसोम अपनी जगह में रहेगा, पर राइबोसोम को एनर्जी चाहिए। तो ऐसे मौके में फिर काम आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आएगा, ये इस एटीपी को अपने साथ बांधेगा, मतलब ये बॉन्ड बनाएगा। ये जो अपन ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये अपन दिखा रहे हैं गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा? अपने साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोप्लाज्म में तैरते हुए लेकर जाएगा और इसको पहुंचा देगा राइबोसोम के पास कि भैया राइबोसोम, तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता थी, ये हम एनर्जी ले आए। तो मतलब कोशिका के अंदर किसी भी ऑर्गन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना। अंदर है ना, बाहर नहीं। बाहर अपन पढ़े थे वो सेल मेम्ब्रेन करते हैं डिफ्यूजन या विस्तरण से, लेकिन कोशिका के अंदर यदि किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको ले जाने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। यही कारण है कि एक फैक्ट चलता है इसका, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कोशिका का डाकघर, या इसे कहा जाता है ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का यातायात प्रबंधक। ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी सब्सटेंस को ले जाना है तो उसका काम करता है गोल्जी बॉडी। एक काम। दूसरा, मान लो सेल ने कोई सब्सटेंस बनाया, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जिसको कोशिका ने बनाया। अब कोशिका चाह रही है कि इस पदार्थ को ये इससे बाहर कर दे, कोशिका से इसको क्या करे? बाहर करे। अब वो चाहे काम का है, वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी, बस सेल क्या चाह रही है कि ये बाहर चला जाए। तो इसको जब सेल से बाहर करना है, मतलब इसका क्या करना है? एक्सक्रीशन, या इसे सेल से इजेक्ट करना है, बाहर करना है। तो जब इसको सेल से बाहर करना होता है तो उस समय भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी बॉन्ड बनाकर क्या करेगा? इसको कर देगा सेल से बाहर, और ये जो भी सब्सटेंस है ये आ जाएगा सेल से बाहर। ठीक, जैसे ग्लैंड्स से हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां में बन गए हार्मोन्स। अब ग्लैंड्स की जो सेल है जिन्होंने हार्मोन्स को बनाया है वो अपने पास तो रखेंगे नहीं, उन्होंने बनाया है पूरे शरीर के लिए, तो वो हार्मोन सेल से बाहर निकल जाए। ठीक है, सेल से बाहर निकल जाए ताकि वो शरीर में और जगह पहुंच सके। मान लो हमारी कोशिका ने एंजाइम बनाया, अब वो एंजाइम उससे बाहर निकले तब तो बाकी शरीर में जाएगा। मान लो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाया सेल ने, डब्ल्यूबीसी की सेल से, है ना, थाइमस सेल, टी सेल, बी सेल, उन्होंने बनाया एंटीबॉडीज का प्रोटीन। अब उसके अंदर क्या करेगा? उसको बाहर निकले तब तो ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाएगा, तो उसको बाहर करना है। ऐसा कोई भी जो काम होता है, जैसे
यदि अपन बात करें मैमल्स की, स्तनधारियों की, तो मैमल्स में क्या होती है, मैमल ग्लैंड। उस मैमल ग्लैंड से क्या निकलता है, उस मैमल ग्लैंड से क्या निकलता है, दूध निकलता है, जो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। अब वो क्या होता है, वो जो ग्लैंड में बना जो है ना, उसमें जो लैक्टोज बना, जो कैसीन प्रोटीन बना, जो सब्सटेंस बना, वो उस ग्लैंड से बाहर तो निकले, उस सेल से बाहर तो निकले, तो उसको बाहर निकालना है, उसका एक्सक्रीशन करना है, इजेक्शन करना है, तो उसमें भी जो ऑर्गन मदद करता है वो होता है गोल्जी बॉडी। ठीक, स्क्रीनशॉट लें इसका। देख, तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना और किसी भी सब्सटेंस को बाहर इजेक्ट कर देना, बाहर निकाल देना, इन दोनों काम में जो हेल्प करता है वो होता है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का एक विशेष एक गुण है जिसको अपन को पढ़ना है। ठीक, कल अपन पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है RER या जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है क्योंकि इसमें होता है राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। और जो स्मूथ है, ये स्मूथ वाला क्या बनाता है, लिपिड या जिसे हम कहते हैं फैट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बना गया, फैट और लिपिड बना के बैठा है कि भैया हम बना दिए, जिसको जरूरत है ले जा लो, सेल मेम्ब्रेन मरम्मत करना वहां लगा दो, खुद की मेम्ब्रेन मरम्मत करना वहां ले जा लो। तो ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, की भैया इसकी सेल मेम्ब्रेन खराब हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन खराब हो गई, चलो रिपेयर कर दें, सेल की सेल मेम्ब्रेन खराब हो गई है, रिपेयर कर दें, क्लोरोफिल है उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन खराब हो गई, जाओ उसको रिपेयर कर दो। तो इसने बना दिया, ये पहुंचाएगा नहीं, लेकिन ये जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन, या जिसे अपन कहते हैं परिवहन, इसका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करने का काम कौन करेगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करेगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहेगा कि ठीक है भैया, जिसको जिसको जरूरत है बताना, हम अपने साथ ले आएंगे, साइटोप्लाज्म से बहते हुए पहुंच जाएंगे और तुम्हें दे देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, गोल्जी बॉडी के पास एक बहुत अच्छी पावर है, ये जो प्रोटीन और लिपिड इसे मॉडिफाई कर सकता है। ठीक, मान लो इसने देख लिया कि यार ये प्रोटीन और लिपिड जो मैं लेके आ रहा हूं ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, इसको थोड़ा सा अलग प्रोटीन या लिपिड चाहिए है, तो ये क्या करेगा, उस प्रोटीन को उसके हिसाब से मॉडिफाइड कर देगा, रूपांतरित कर देगा, और रूपांतरित करके वो जो प्रोटीन और लिपिड है वो उससे पहुंचा देगा जहां उसको पहुंचाना है। तो बना ये रहा है, लेके ये जा रहा है कौन, गोल्जी बॉडी, और लेकर जब जा रहा है और जहां जरूरत है तो वहां पर ये इसे क्या कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है। ठीक, गोल्जी बॉडी के और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएंगे, जब आगे चल के अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, तो वहां पर क्या होता है, बीच में एक सेल प्लेट बनाता है जो प्लांट सेल को अलग कर देता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो सेल मेम्ब्रेन दब के अलग हो जाती, दो भागों में टूट के, पर सेल वॉल दबती नहीं है, तो एक नया ऑर्गन बनता है जो सेल को अलग करता है। तो वो जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा, इतनी आपको दिक्कत जरूरत नहीं है। तो यहां पर आज हमने अपनी वीडियो में फंक्शन पढ़े किसके किसके, एक तो समझा हमने राइबोसोम को, एक समझा गोल्जी बॉडी को। ठीक, आप ये जितने भी इसके अभी तक अपन ने सेल ऑर्गन पढ़े हैं इनके आप प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक, बार बार इनका रिवीजन करते रहें, आपको याद हो जाएगा, और आप निश्चिंत रहिए बहुत सारा पोर्शन अपना इससे आ जाएगा, बस आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, कोई भी ऐप से, कोई अच्छी सी किताब से आप लें और मॉक टेस्ट लगाएं और बस लगाते रहें, और जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट में छोड़ दें कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये हमने पॉइंट देखा था, हमें समझ में नहीं आया, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, मैं आपको बता दूंगा क्या समस्या है। और मान लो आपको बुक या ऐप की सजेशन चाहिए कि कौन से ऐप से ये सब करें, तो आप ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल की और भी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।